हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हुंड्स रूल के बारे में। हुंड्स रूल ने हमें क्या बताया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले ऑफबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसके द्वारा हम किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर बताया था उन्होंने, कि पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन उस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उससे अधिक एनर्जी वाले लेवल में जाएगा, फिर उससे अधिक एनर्जी लेवल में जाएगा। बट उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में किस एनर्जी के साथ जाएगा, बट ये नहीं बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो फिल करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। उसके बारे में हुंड्स ने ये रूल दिया इन 1925 में। 1925 में हुंड्स ने रूल दिया जिसको हुंड्स प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, हुंड्स रूल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया, क्या बताया, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। उन्होंने बताया कि जब किसी सबसेल जो कि डीजेनरेट होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इफ फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया कि जब कोई सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होते हैं जब तक कि एवरी ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। ठीक है, पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर स्टार्ट होता है व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इज फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन, कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में, जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो, जब तक कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए। बिफोर पेयरिंग और इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन। उन्होंने बताया कि पेयरिंग से पहले जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन जो होती है सेम होती है, बिकॉज इन दिस स्टेट दे अटेन लीस्ट पॉसिबल एनर्जी। इस स्थिति में उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो आइए आप समझते हैं सब सेल्स के बारे में कि उनमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और किस ऑर्डर से करते हैं, समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे ये एस सबसेल है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2l+1। इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालते हैं और एल क्या है यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितने हो जाएंगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करते हैं, 2 × 0+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे इसमें, 2। और ये किस तरीके से होता है, ये हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सबसेल होती है पी। पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए, 3। और एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सब सेल्स में, 2 × 1+1, 2 × 1 2 और 1 कितना होंगे, 3, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इसकी जो इस तरीके से होता है इसका ऑर्बिटल पी का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डी। डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें, 5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 5 × 2 = 10। तो इसके लिए देखिए सेम होती है ऑर्बिटल की, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं एफ। एफ के लिए एल की वैल्यू होती है हमारी वो 3 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 7। टोटल नंबर के लिए क्या करते हैं हम,
देखिए 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 2 जा 14, 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एफ सब सेल में। और इसके लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, जो कि हम बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 7 ऑर्बिटल हो गए। एस के लिए आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 + 1 वेयर एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और सब सेल के लिए क्या होता है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, 0 पुट की। और इसके लिए वैल्यू जो आई ऑर्बिटल कितना होता है, एस में 1 होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन 2। जितने ऑर्बिटल होंगे आप उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है हमारे पास पी में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, और यहाँ पर ऑर्बिटल 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 10। यहाँ पर ऑर्बिटल 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने एफ में 14। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन सब सेल्स में जो हुंड्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को फिल किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर किस मेथड से होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किसी भी सब सेल में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस मेथड से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है 2p3 है, 2p2 मान लीजिए, तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये px, py और pz। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब हम यहां पर फिल करें या यहां पर फिल करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, या किस मेथड से करें, तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल की बिल्कुल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हो सकते हैं ये दोनों और यहाँ भी हो सकते हैं। इनकी स्पिन जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि डी जनरेशन की कंडीशन है, अभी ये पेयर्ड नहीं हुए, तो इलेक्ट्रॉन ये एक साथ इस कंडीशन में नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तभी होंगे जब तक इन ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हो सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये गलत है और ये सही है। सेम स्पिन में होंगे क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कम होगी, और यहाँ पर ये रॉन्ग मेथड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं होंगे तब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन एवरी ऑर्बिटल में नहीं पहुंच जाए। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, यही हुंड्स ने बताया। तो इसके लिए आइए हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस मेथड से करते हैं। तो ये सब सेल्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमारी फर्स्ट सेल है एस, यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 के लिए हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पी के लिए डिस्कस करते हैं। पी सब सेल्स के लिए पी में यदि इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो सकता है, ये इस तरीके से फिल होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 के लिए ये होगा, ये और ये एवरी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। ठीक है, 3 हुए तो 3 के लिए ये होगा 1 2 और 3, फोर्थ के लिए ये हो जाए। अब देखिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमारी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे एवरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हो चुका, और अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पी ऑर्बिटल में जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो 4th इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है। 1 2 3, ये हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और ये 2, ये 1 2 और 3, ये 1 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है और ये 3। ठीक है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3, ये 4th इलेक्ट्रॉन है और ये 5th इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 4 है और यहाँ पर 5। इसी तरीके से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन को किस मेथड से फिल करते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। इस तरीके से हम किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं।
पहले क्या आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय ऑर्बिटल में पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन एवरी ऑर्बिटल में दे लेंगे। पहले जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो स्टार्टिंग ऑफ पेयरिंग होगी वो 4th इलेक्ट्रॉन से होगी। 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब डी सब सेल के लिए डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर किस तरीके से करते हैं। यदि हमारी डी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरीके से फिल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2। मैंने बताया आपको कि आप इलेक्ट्रॉन फिल करते समय एवरी ऑर्बिटल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब सब ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर से जाएंगे। ठीक है, 3 4th के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 5th के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब क्या हो जाएगी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन से। पेयरिंग स्टार्ट 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये रहा। 7th के लिए क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। 8th के लिए क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 9 मिलेंगे। 9 में ध्यान एक ही रखना है आपको कि एवरी ऑर्बिटल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए सॉरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हम फिल इलेक्ट्रॉन का फिल करते हैं। तो देखिए डी और डी सबसेल्स में जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन से होती है। किस इलेक्ट्रॉन से होती है 6 से। और जो हमारी पी में होती है, पी में जो होती है 4th इलेक्ट्रॉन से हो जाती है। पी में 4th इलेक्ट्रॉन से हो जाती है। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं कि आपको और F7 फिल करके दिखाना है। तो हम जानते हैं कि F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 कितने होते हैं, इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे 7। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड है और पेड कितने होंगे, पेड भी कितने होंगे 0 होंगे। और इसकी नेचर कैसी होगी, आप एक बात ध्यान रखिए, एक ट्रिक याद करिए यूपी। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो पेड हुई तो वो कैसा होगा, यदि पेड इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किसी भी सबसेल्स में कितने पेड इलेक्ट्रॉन होंगे कितने अनपेड होंगे। ये आप हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3d6 है, तो 3d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने पेड होंगे। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 1 2 3 4 ये अनपेड है। और पेड कितने हैं, पेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, एक ही जोड़ा है। ठीक है, अब इसकी नेचर कैसी होगी, तो नेचर के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आप याद करिए यूपी। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि सारे के सारे पेड हैं, पेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो भी कितने हैं 4 हैं, तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 3p6। आप में 3p6 को
3p6 में ये बताना है कि 3p6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पेड कितने हैं। ठीक है, देखिए 3p6 में देखिए 1 2 3 4 5 6 पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, अनपेड कितने हैं 0। और नेचर कैसी होगी इसकी, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरीके से आप 4f8 में भी बता सकते हैं। देखो f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अनपेड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। 1 2 3 4 5 6। पेड कितने हैं, पेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक। और नेचर कैसी होगी, नेचर होगी इसकी पैरामैग्नेटिक। कैसी नेचर होगी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आइए अब हम इस रूल की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशन के डिस्कस के बारे में करते हैं कि हुंस रूल की क्या क्या एप्लीकेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल्स, इन्होंने बताया कि किसी भी सबसेल्स की हम स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे डिफाइन किया है। द स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल्स ऑफ ए सेल इज डिफरेंट, किसी भी सबसेल्स की स्टेबिलिटी वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट सबसेल। उस सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन के नंबर पर यानी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी जो है, किसी भी सबसेल की जो स्टेबिलिटी है वो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। कि यदि उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए जो सबसे पहले फील्ड है, फील्ड सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, और इससे भी कम होगी अनकंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जैसे 2p6 है, तो 2p6 की स्टेबिलिटी मोर देन 2p3 से होगी, और 2p3 की मोर देन होगी 2p1 से, और 2p2 और 2p4 से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। इन्होंने बताया कि जो सबसेल्स होती है यदि वो कंप्लीटली फिल्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होगी, और यदि हाफ फिल्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी फील्ड से, और जो अनकम्प्लीट है उसकी बहुत ही कम स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि हम अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना 7n होता, 1s2 2s2 2p3 इस तरीके। ठीक है, तो देखिए 1s का ये हो गया, 2s ये हो गया, और 2p इस तरीके से हो गया। टू इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गए, इसमें 1 ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये हाई होगी, क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही है, और ये हाफ फील्ड है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो हाई होगी। अब मान लीजिए आप 10 पर नियॉन पे पहुंच जाएं, कितना होता है 1s2 2s2 2p6। तो देखिए 1s2 का ये हो गया, 2s2 का ये हो गया, और 2p6 इस तरीके से हो गया। 1 2 3 4 5 6 2p6 है। ठीक है, इस तरीके से हमने हुंस ने बताया कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है अनकंप्लीट से। इसी तरीके से आपको एक्सेप्शन भी आते हैं। एक्सेप्शन क्रोमियम में और कॉपर में आया, जो कि मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से आया। क्रोमियम का कितना होता है 24 Cr, क्या होता है देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यह होता है कॉपर का। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, देखिए यहाँ पर 3d4 है और ये 4s1 है, तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिससे कि दोनों ही ऑर्बिट सबसेल्स में s में और d में क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगी, और सिमेट्री होने से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और यहाँ पर 3d5 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से देखिए ये दिखाया 4s1 और 3d5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 1। तो देखिए यहाँ पर ये हाफ फील्ड है दोनों, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसी तरीके से एक कॉपर में बात आता है, कॉपर में क्या होता है देखिए 29 Cu, इसका क्या होगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 तो कंप्लीट है लेकिन 3d क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगी और ये फुल फील्ड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए 4s2 हम इस तरीके से शो कर देंगे और 3d ये क्या होगा 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा। तो देखिए 4s1 को हम इस तरीके से शो कर देंगे और 3d10 को इस कंडीशन से शो कर देंगे। देखो 4s1 का ये हो जाएगा 3d10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके एक्सेप्शन है कॉपर में और क्रोमियम में। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये अपने से जो नेक्स्ट सबसेल्स हैं उससे एक ऑर्बिटल लेकर अपने सेल्स को क्या कर लेते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपसे पूछता है, देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन और आयरन। तो हम जानते हैं, देखिए इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ये क्लोरीन है, 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 3p5 को हम इस तरीके से शो करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5, ये 3p5 है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। और नेचर कैसी होगी इसकी, नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो आयरन 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 है, 26 है ना, तो 3d6 होगा। तो देखिए 3d6 को हम किस तरीके से शो करते हैं, 3d6 इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन और नेचर। देखिएगा यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 अनपेड है। पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो फुंड्स रूल की हेल्प से हमने किसी भी सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फिल करने का ऑर्डर, उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसमें अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।